गरीबी ये इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं किसी आम घर में नहीं बल्कि अमीरी के महलों में पैदा हुआ था। मेरे अब्बा शेख सुल्तान, उनका नाम ही काफी था। लोग कहते थे कि उनकी दौलत तो अनगिनत है, लेकिन उनके पास सिर्फ दौलत ही नहीं, एक अजीब ताकत भी थी। किसी का कहना था कि वो जादूगर थे, किसी का कहना था कि उन्होंने अपना हमजाद काबू में कर रखा था। मगर उस वक्त मैं बच्चा था, मुझे इन बातों का मतलब ही कहाँ समझ आता। मेरे घर में मेरी 2 सौतेली माएँ थीं, उनकी 4 औलादें, लेकिन मेरी असली माँ वो सीधी साधी औरत, और मैं उनका इकलौता बेटा। घर में सबसे छोटा था, सबसे मासूम। मगर किस्मत का खेल देखो, अब्बा के मरते ही सब बदल गया। मेरी सौतेली माँ और उनके बेटों ने चालाकी से हमारी जायदाद अपने नाम कर ली, कारोबार भी, हवेली भी, सब कुछ। मैं उस वक्त बस 13 साल का था, इतना छोटा कि समझ भी नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब्बा की मौत के बाद मानो मेरी जिंदगी तिनका तिनका बिखर गई। माँ से वो दिन रात काम करवाते, माँ सब सह लेती और कहती, काम करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता बेटे। मैं गुस्से में माँ से कहता, अम्मी वो आपको नौकरानी समझते हैं। मगर माँ सिर्फ मुस्कुरा देती, उनकी आंखों में गम का समंदर था। अब्बा की हवेली बेच दी गई, पैसा बढ़ गया। हमें हमारे हिस्से में जो दिया गया वो इतना मामूली था कि मैं हैरान रह गया। इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा कारोबार, और हमें बस इतना सा हिस्सा। लेकिन माँ चुप रही और मैं मजबूर होकर चुप हो गया। हमने नया घर खरीदा एक गांव में, और वहीं माँ बेटा रहने लगे। मैंने काम की तलाश शुरू की, मगर कोई काम नहीं मिलता था। दिन भर धक्के खाता, भूखा प्यासा लौटाता। एक दिन रास्ते में मेरा दोस्त मिला। वो हंसते हुए बोला, अरे रहीम, तू कहाँ धक्के खा रहा है? तू तो शेख सुल्तान का बेटा है। तेरे अब्बा के पास तो दौलत भी थी और ताकत भी। मैंने उससे कहा, कहाँ की दौलत, कहाँ की ताकत, सब छिन गया। तो वो धीरे से बोला, नहीं भाई, सब छिना नहीं है। तेरे अब्बा ने अपना हमजाद काबू में कर रखा था। सुना है वही उनके सारे काम करता था। मैं हैरान था, हमजाद, ये क्या होता है? तो मेरे दोस्त ने बताया, हमजाद यानी तुम्हारा दूसरा रूप, तुम्हारा ही एक साया, तुम्हारा हमशक्ल, जो तुम्हारे हुक्म पर जीता है, तुम्हारे कहने पर हर अच्छा बुरा काम करता है। मगर इसे काबू करना आसान नहीं है, हर कोई हमजाद हासिल नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। तो क्या यह सच था? क्या वाकई मेरे अब्बा के पास हमजाद था? उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा, सोचता रहा। अब्बा की ताकत, उनकी आंखों में वो अजीब चमक, गांव वालों की बातें, सब जुड़ता चला गया। क्या यही वजह थी कि अब्बा से सब डरते थे? क्या यही वजह थी कि उनकी मौत के बाद घर बिखर गया? या इसके पीछे कोई और सच छुपा था? अब्बा की मौत ने सिर्फ हमारी दुनिया नहीं छीनी थी, उसने हमें इंसानों के असली चेहरे भी दिखाए थे। माँ हर रात चुपचाप रोती, उनकी आंखों में एक दर्द था जिससे वो मुझसे छुपाने की कोशिश करती थी। मगर एक बेटे से माँ का दर्द कैसे छुपता है? हमारा सब कुछ बिक चुका था। हवेली, कारोबार, नाम सब छिन गया। जो थोड़ा बहुत पैसा मिला था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। नौकरी की तलाश में मैं रोज निकलता, मगर हर दरवाजा मेरे लिए बंद था। भूखे रहने की नौबत आ गई थी। एक दिन माँ ने मेरा चेहरा देखा, उतरा हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तू अपने भाई अकरम के पास जा, वो जरूर मदद करेगा। मैंने माँ की आंखों में उम्मीद देखी, मगर मेरा दिल कांप गया। पता नहीं क्यों मुझे अकरम पर यकीन नहीं था, लेकिन माँ का दिल तोड़ना मुझे गवारा ना था। मैं अकरम के घर गया। घर क्या था? एक किला था। रोशनी, शान शौकत, नौकर चाकर, बड़ी हवेली, सब देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही अकरम है जो कल तक हमारे साथ ही पलता था। गेट खटखटाया। दरवाजा नादिरा बेगम ने खोला। उसकी आंखों में अजीब सा घमंड था, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। अरे रहीम मियां, आइए, कैसे हैं आप? मैंने कहा, ठीक हूं, अकरम भाई से मिलना है। वो बोली, वो आराम कर रहे हैं, चाहो तो उठा दूं? बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लाती हूं। उसका लहजा मीठा था,
मगर उसमें कहीं ना कहीं एक चुभन भी छुपी थी। मैं अंदर गया, हवेली के कमरे देखे, हर तरफ सजावट, दौलत, चमक दमक। मुझे लगा अकरम का कारोबार वाकई बहुत अच्छा चल रहा होगा। नादिरा मुझे कमरे में ले गई। वहां अकरम बैठा था। आओ रहीम, बैठो, क्या बात है? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही नादिरा रोना शुरू हो गई। अरे हम तो बहुत परेशान हैं, कारोबार में इतना घाटा हुआ है, तुम्हारे भाई बीमार पड़े हैं, सदमे में हैं। अगर मेरे अब्बा ना होते तो आज हम सड़क पर होते। अकरम ने भी हामी भर दी। हाँ रहीम, सच कहती है नादिरा, हमने बहुत झेला है। मैं हैरान था, इतनी शानो शौकत, इतनी बड़ी हवेली और फिर भी नुकसान का रोना। उनकी बातों में सच्चाई कम और झूठ ज्यादा लग रहा था। नादिरा ने शरबत लाकर मेरे सामने रखा। पीजिए रहीम मियां, गला तर कर लीजिए। मगर मेरा गला पहले ही कड़वाहट से भर चुका था। मैंने मना कर दिया, उठकर बाहर चला आया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मुझे अंदर से नादिरा की आवाज सुनाई दी। क्या हमने यतीम खाना खोल रखा है? ये मुंह उठाकर चला आता है। मेरे कदम ठिठक गए, दिल दहल गया। अकरम की आवाज आई, चुप हो जाओ नादिरा। मगर नादिरा कहां चुप होने वाली थी? अरे हमारी भी 2 जवान बेटियां हैं, उनके हाथ पीले करने हैं, हर वक्त मदद करने बैठ जाएं क्या? मेरी आंखें भर आईं। मैं वहां से निकल गया, दिल में एक तीस लिए। घर पहुंचा तो मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, अकरम से मिले? मैंने उनकी आंखों में उम्मीद देखी। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, मगर सच कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा, हाँ मां, मिला था। उन्होंने कहा हालात बहुत खराब हैं, खुद परेशान हैं, मदद कैसे करेंगे? मां चुप हो गई। उनकी आंखों में निराशा उतर आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं रोज धक्के खाता रहा, नौकरी कहीं नहीं मिली। आखिरकार मां ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो कहती, रोटी की तलाश में हाथ गंदे करने पड़ते हैं बेटा, इसमें शर्म की क्या बात है? मैं उनकी आंखों में झांकता और सोचता, क्या यही हमारी किस्मत थी? क्या यही हमारी किस्मत थी? मैं अक्सर रात को जागकर यही सोचता था। बाप के गुजर जाने के बाद घर यूं बिखर जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मां बूढ़ी हड्डियों के सहारे दूसरों के घर काम करने जाती थी, और मैं, जो कभी अपने आप को शेख सुल्तान का बेटा समझकर इतराता था, आज बेरोजगार होकर डर डर की ठोकरें खा रहा था। सवेरे की धूप चेहरे पर पड़ रही थी। मैं खाली जेब और बोझिल दिल के साथ मोहल्ले की तंग गलियों में चला जा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे रहीम मियां, कहां जा रहे हो? मैंने पलट कर देखा तो उस्मान मियां थे। सफेद दाढ़ी, सर पर टोपी और आंखों में वो पुराना अपनापन। मैंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, बस यूं ही मियां, जरा टहलने निकला था। उस्मान मियां ने गौर से देखा, फिर धीरे से बोले, कुछ परेशान लग रहे हो, नौकरी का क्या हुआ? मेरे अंदर का दर्द जैसे फूट पड़ा। मैंने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, क्या बताऊं मियां, कोई काम नहीं मिल रहा। भाई से मदद मांगने गया था, पर वहां भी उम्मीद टूट गई। बस यही चिंता है कि मां कब तक लोगों के घर झाड़ू बर्तन करेगी। उस्मान मियां ने गहरी सांस ली, कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक बोले, देखो रहीम, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मेरे रिश्ते में एक बहन है, दूसरे गांव में रहती है, बड़ा खानदानी घराना है उनका। उनके घर मर्द नहीं है, तो उन्हें एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो घर के बाहर का काम देखे, सब्जी, सौदा, सुलूफ, सामान वगैरह। बस इतना ही करना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात करा दूं। मैं एक पल को सोच में पड़ गया। शेख सुल्तान का बेटा दूसरों के घर में नौकर का काम करेगा? खुद पर हंसी भी आई और अफसोस भी, लेकिन हालात ऐसे थे कि इनकार करना नामुमकिन था। मैंने कांपते लहजे में कहा, मियां, मैं तैयार हूं, काम छोटा हो या बड़ा, अब मुझे बस मां के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। उस्मान मियां ने सुकून भरी नजर से मुझे देखा। ठीक है रहीम, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही खत लिखकर अपनी बहन को भिजवाता हूं। उनका नाम है साइमा बेगम, बड़ी शरीफ औरत है। पति के इंतकाल के बाद वो अपनी बूढ़ी बुआ और एक नौकरानी के साथ रहती हैं। तुम्हें सिर्फ बाहर का काम करना होगा। उस्मान मियां की बातों में एक सच्चाई थी, एक राहत थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर लौट आया। 2 दिन बाद ही उस्मान मियां मुझे अपने साथ ले गए। रास्ता लंबा था, गांव से दूर पेड़ों से घिरी सुनसान सड़कें। जितना आगे बढ़ता गया उतना ही अजीब सा सन्नाटा गहराता गया। आखिरकार एक ऊंची हवेली सामने आई। काले लोहे का बड़ा सा गेट, दीवारों पर पुरानी बेलें चढ़ी हुई और खिड़कियों पर मोटे पर्दे। हवेली को देखकर पहली नजर में लगा कि कोई राजमहल हो, मगर नजदीक पहुंचते ही पता चला
ये हवेली जितनी शानो शौकत वाली थी उतनी ही रहस्यमयी भी। उस्मान मियाँ ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक नौकरानी निकली। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर थकान और आंखों में अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। उसका नाम सीमा था। वो हमें अंदर ले गई। बड़ा सा आंगन, बीच में सूखा फव्वारा, चारों तरफ ऊंचे दरवाजे। मैंने अपने आप से कहा, क्या सचमुच यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी? हॉल के अंदर कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर नूर और आंखों में गम की गहराई। ये थी साइमा बेगम। उस्मान मियाँ ने मेरा तारुफ कराया। बहन, ये रहीम है, भरोसेमंद लड़का है, घर के बाहर का सारा काम संभालेगा। साइमा बेगम ने मुझे गौर से देखा। उनकी नजर जैसे मेरे दिल तक उतर रही थी। फिर हल्की आवाज में बोली, ठीक है रहीम मियाँ, हमें भी ऐसे ही किसी की जरूरत थी। यहाँ काम आसान है, बाहर का सौदा सुलभ, जरूरत का सामान लाना, सैलरी महीने की शुरुआत में मिल जाएगी। साइमा बेगम की आवाज कमरे के सामने खड़ी होकर भी मेरे भीतर एक हल्का सा सुकून दे गई। उस वाक्य में मेरे घर की रोटी, माँ की थकी कमर और एक छोटा सा भरोसा सब समा गया। मैंने सिर झुकाया और जी बेगम कहा। मुझे यहाँ आते हुए 3 हफ्ते हो गए थे। 3 हफ्तों में सिर्फ 2 ही बार साइमा बेगम मुझे दिखाई दी थी। 1-2 मौके पर वे हॉल में किसी बैठक के लिए बाहर आती या किसी जरूरी बात में। बाकी समय उनका कमरा बंद रहता। कभी कभी मैं उनका आंगन में साया देख लेता, पर वे बातचीत में शामिल नहीं होती। नौकरी मिलने का मतलब अब मेरे लिए सब कुछ था। मैंने उस्मान मियाँ के भरोसे से ये काम पकड़ा था। बाहर का सामान, सब्जी लाना, किराने का सौदा, छोटे मोटे कामकाज। हफ्ते के बीच में ही इस प्रकार से सैलरी का वादा किसी पहाड़ के ऊपर जाते हुए लकीर जैसा था, दूर मगर लगता यकीनन हासिल करने योग्य। मैंने सोचा अब कम से कम माँ को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। वो थक कर रात में घर आकर सो पाएगी और मैं उसकी आंखों की थकावट को कम कर सकूंगा। पर किस्मत के पन्ने अक्सर उलट पलट कर मजाक कर देते हैं। एक दिन काम के सिलसिले में मैं रसोई में था। सीमा बर्तन साफ कर रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, सीमा, तुम बुरा मत मानना, पर बस एक बात पूछनी थी। साइमा बेगम हमेशा अपने कमरे में क्यों रहती हैं? 3 हफ्तों में बस 2 बार मिली मुझे। मेरा शब्द झटके की तरह हवा में लटके रहे। सीमा ने एक ताजा झटका खाया और जो कुछ भी चेहरे पर था वो झलक गया। तुम्हें क्या है? उसने घूर कर कहा। तुम नौकर हो। नौकर की जगह उसकी मर्यादा होती है। मालिकों की जिंदगी में घुसना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा था, पर उस गुस्से के नीचे दबा सा भय भी था। मैंने और प्रश्न नहीं उठाया। नौकर का दिल भी कुछ जानने की आग में जला करता है। ना पूछ सके तो ये आग भीतर और तेज हो जाती है। उस रात तेज बारिश आई। हवेली की छत से पानी की टपकियां, आंगन की मिट्टी, सब कुछ एक स्वर में करा रहा था। मैं अपने घर वापस कैसे जाता? बारिश ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मैं हवेली में ही रुक गया। सीमा भागती हुई आई। उसकी सांस उखड़ी हुई थी, आंखें फटी हुई। रहीम, हुक्म है, हकीम जी को बुला कर लाओ, बुआ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी आवाज में जो हड़बड़ी थी वो असली थी। अंदर से साइमा बेगम की चीख गूंज उठी, जल्दी तांगा ले जाकर हकीम को लाओ। उनका स्वर आदेश का नहीं, दर्द का था। तांगा नजर नहीं आ रहा था। हमारे आसपास छूटे हुए रास्तों पर हल्की सी रौनक तक नहीं थी। सब कुछ पानी में डूबा हुआ। एकमात्र आशा था हकीम साहब का घर। वे कभी कभी हवेली के आसपास आते जाते रहते थे। मैंने मन में ठान लिया कि उसे जगाकर लाऊंगा। मैं गया, दरवाजा ढिंडोरा रौंदा। भीतर से नींद में गड़बड़ी के स्वर निकले। फिर कोई दरवाजा खोलकर बोला, कौन है? मैंने कहा, रहीम, बेगम ने भेजा है, बुआ की तबीयत बहुत खराब है। हकीम ने पहली बार आवाज में गंभीरता का सामना किया और बिना विलंब बरसाती उड़कर निकल पड़े। बारिश में उनका चलना तेज था और मैं उनके कंधे के पीछे चलता रहा। हर कदम पर मेरे मन का धड़कना तेज होता जा रहा था। हवेली में लौटकर अंदर की ओर देखा तो दृश्य ऐसा था कि जमीन ने मेरे पैरों से पांव खींच लिया। बुआ जमीन पर पड़ी थी, चेहरे का रंग उतर चुका था। हकीम साहब ने उनकी गर्दन पर उंगली रखकर पल के भीतर हलचल गिन ली और बोले, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वे इस दुनिया में नहीं रहीं। साइमा बेगम की आवाज उस पल टूट गई। वे रोने लगीं। कुछ इस तरह की चीख निकली जैसे मलबे के अंदर किसी का दिल दब गया हो। सीमा भी फूट फूट कर रो पड़ी। मैं भी उदासी से भर गया। मैंने दरवाजे पर एक छोटा सा सुराग देखा। चारपाई पर बैठकर आधी रात मेरी आंख खुली रही। मैं उठकर उस सुराग के पास गया और झांकने लगा। कमरे के भीतर साइमा बेगम एक सफेद कपड़ा बिछाकर बैठी थी, हाथ में एक पुरानी सी किताब, शायद कोई अरबी या उर्दू की पुरानी दुआओं वाली किताब। वे पढ़ रही थीं। फिर किताब बंद कर दोनों हाथ जोड़कर कुछ फुसफुसाती। कुछ पन्नों के बाद वे किताब बंद करती और फिर वही क्रिया दोहराती। किसी तरह की मधुर सरगोशी उनके होठों से निकल रही थी, कोई अमल जैसा, किसी से बात करने जैसा, लेकिन सुनने वालों के लिए अपरिचित। वे धीरे से पीछे मुड़ी, ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पकड़ा हो। उनकी आंखें सीधे सुराग की ओर आईं। शायद उन्हें आभास हुआ था कि कुछ नजरें वहां हैं। मैंने उसी पल पीछे हटने की बात सोची, पर पाँव ने साथ नहीं दिया। दिल की धड़कन तेज थी। फिर वो आवाज आई, कठोर और सख्त, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में झांकने की? तुम नौकर हो, नौकर बनकर रहना सीखो।
तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, अभी यहां से निकल जाओ। मैंने बिना कुछ कहे ही चुपचाप पीछे हटना ठीक समझा। क्या वे सचमुच गुस्से में थी? क्या उसने मुझ पर कोई सजा थोपने का विचार जताया? मैं आधी रात में अपने घर पहुंचा। माँ ने दरवाजा खोला तो उनकी आंखों में आश्चर्य था। इतनी रात को क्यों लौटे? मैंने बहाना बनाया, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वापस आ गया। माँ की आंखों ने कुछ कहा पर उसने कुछ नहीं कहा। माँ का दर्द गहरी समझ है। मैं बिस्तर पर लेटा और वही दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। साइमा के हाथ, किताब, उनकी फुसफुसाहट और वो कठोर डांट मेरे मन में डर ने घर कर लिया। क्या मेरी जिज्ञासा मेरी नौकरी से हाथ धो बैठेगी? क्या किसी और चीज की सजा भी थी? मैं इन सब ख्यालों में खो गया था कि अचानक माँ की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। बेटा, पुलिस आई है, तुम्हारे बारे में पूछ रही है। मेरी शरीर की हर नस तन गई। पुलिस? मेरे बारे में? किस लिए? पुलिस का नाम सुनते ही मेरे मुंह में एक अनजानी कसक उठी। मैं कभी किसी मामले में नहीं फंसा था, तो फिर पुलिस मेरे घर क्यों आई थी? रहीम की मां ने दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, रहीम बाहर आ जाओ, पुलिस आई है। वो शब्द ही थे कि रहीम के सीने में कुछ सख्त सा चुभ गया। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक सी गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से उठकर कमरे से बाहर आया। मां का चेहरा बेजान सा था, आंखों में डर और उम्मीद का अजीब मिला जुला रंग। सैकड़ों सवाल उसके गले में अटक कर रह गए, पर शब्द ना होते हुए भी उसके होंठों पर एक ही बात टपक रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। बाहर चौक पर दो पुलिस वाले खड़े थे, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर। निगाहें कड़क और बोलचाल बेझिझक। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या तुम रहीम हो? रहीम ने झट से सिर हिलाया। जी, मैं ही हूं। इंस्पेक्टर ने कहा, थाने चलो। रहीम ने मां की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होंठ कांप रहे थे। मां ने बस एक बार सिर झुकाकर उसे इशारा किया, जैसे कह रही हो, सच बताओ बेटा। रहीम के कदम ठिठक गए, पर फिर भी वो अगली गली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्यों? किस वजह से? थाने में उसे एक छोटे से कमरे में बिठाया गया। इंस्पेक्टर की नजरें ठंडी थीं। उसने सीधे बोलकर कहा, साइमा बेगम ने आरोप लगाया कि तुमने उसके जेवर चुराए हैं, बताओ कहां छुपाए हैं? रहीम का गला सूख गया। मैंने कोई जेवर नहीं चुराए, वो बोला। मैं तो बस उनके घर में नौकर हूं, घर का काम करता था। उसकी आवाज कमजोर पर पक्की थी। पर इंस्पेक्टर को साइमा बेगम का बयान ज्यादा वजनदार लगा। उसने दस्तावेजों की तरफ इशारा कर कहा, उसका बयान है और गवाह भी हैं। अगर तुम सच बोल रहे हो तो ठीक, वरना। उसकी बात अधूरी रह गई, पर जाहिर था कि नतीजा ठीक नहीं होगा। कुछ ही मिनटों में रहीम को हिरासत में ले लिया गया और एक छोटे से लॉकअप में बंद कर दिया गया। वहां अंधेरा और ठंड थी, पर सबसे बुरा था अनजान लोगों की नजरें और उस पर लगे इल्जाम का बोझ। कुछ घंटे बाद जब उसे फिर बुलाया गया, रहीम ने बार बार अपना निर्दोष होना दोहराया, पर पूछताछ में तानों और हद से ज्यादा दबाव के बाद भी उसने झूठ नहीं माना। फिर एक पल आया जब इंस्पेक्टर का सब्र टूट गया। वो गुस्से में चिल्लाया और रहीम को कसकर पकड़ लिया। मारपीट का जो सिलसिला शुरू हुआ, रहीम का शरीर दुख उठा, सांसें भारी हुईं और अंदर एक नई उदासी घर कर गई। उसके हाथ पैर धीरे धीरे ठंड और दर्द से सुन्न पड़ रहे थे, पर उसके मन का इरादा धुंधला नहीं हुआ। वो जानता था कि वही सच्चा है। मां का चेहरा, उसकी आवाज और घर की छोटी छोटी यादें उसके साथ थीं। दर्द के साथ भी उसने ठान लिया कि सच से पीछे नहीं हटेगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। पुलिस ने रहीम को बहुत मारा, इतना मारा कि उसके शरीर का एक एक हिस्सा दर्द करने लगा। हाथ पैर कांप रहे थे, पीठ जल रही थी। वो बस बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। अल्लाह, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों मार रहे हैं? अब बता, जेवर कहां छुपाए हैं? मैंने कोई जेवर नहीं चुराए साहब, कसम से, मैं तो बस नौकर हूं। सिपाही धक्का मारता है, रहीम गिर जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है। मैडम आ गई हैं, साइमा बेगम। रहीम सिर उठा के देखता है, सामने वही साइमा बेगम खड़ी हैं, शाही लिबास में, चेहरे पर सर्द मुस्कान। क्या हुआ रहीम, अब समझ आया ना? मैंने कहा था ना तुझे सजा दिलवा के रहूंगी। पर बेगम साहिबा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इंस्पेक्टर साहब तो कह रहे हैं मैंने आपके जेवर चुरा लिए। साइमा धीरे से हंसती है,
कदम बढ़ाकर करीब आती है। हाँ रहीम, मुझे मालूम है तूने मेरे जेवर नहीं चुराए। तो फिर ये सब, ये इल्जाम, ये जेल? साइमा धीरे से झुककर फुसफुसाती है। ये उस रात की सजा है जब तू मेरे कमरे के पास आया था, जब तूने मुझे देखने की जुर्रत की थी। बेगम साहिबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, वो तो गलती से मैं। बस अब तू सिर्फ मेरी मर्जी से चलेगा। अगर जेल से बाहर निकलना है तो जो मैं कहूंगी वही करना होगा। मुझसे क्या चाहती हैं आप? अभी तो बस इतना समझ ले, मैं तुझे यहां से निकलवा दूंगी, लेकिन बदले में तुझे मेरे साथ चलना होगा, मेरी हर बात माननी होगी। ठीक है बेगम साहिबा, जो आप कहेंगी मैं वो करूंगा। देखा, समझदार हो गए हो तुम, लेकिन याद रखना, अगर मुकर गए तो जिंदगी भर यहीं सलाखों के पीछे रह जाओगे। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं रहीम, मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगी। मैं आपका वादा तोड़ूंगा नहीं। अगली सुबह थाने के बाहर पुलिस इंस्पेक्टर कागजों पर साइन करता है। साइमा बेगम ने केस वापस ले लिया है। रहीम, अब तू फ्री है। चलो रहीम, बहुत हो गया जेल का हवा, अब मेरे साथ चलो, हवेली में काम करना है। जी बेगम साहिबा। रहीम को लगा जैसे वो आजाद नहीं हुआ, बल्कि किसी नए कैद में जा रहा है। वो नहीं जानता था कि साइमा बेगम की हवेली में क्या होने वाला है, पर अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। साइमा बेगम एक बड़ी कुर्सी पर बैठी है। साइमा बेगम थोड़ी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, हाँ, आओ शेख रहीम। रहीम थोड़ा घबराता है। बेगम साहिबा, शेख रहीम? मैं तो बस रहीम हूं, एक छोटा सा आदमी, नौकर। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो? तुम शेख सुल्तान के बेटे हो, उस आदमी का जिसका पूरी दुनिया पर कभी राज था, जिसने एक हमजाद को अपने काबू में रखा। पर आपको मुझसे क्या चाहिए बेगम साहिबा? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। साइमा बेगम उठकर रहीम के पास आती है, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। मुझे चाहिए वो किताब जिसमें लिखा है हमजाद को अपने काबू में करने का नुस्खा। किताब? मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। लोग कहते हैं मेरे बाबा के पास एक हमजाद था, पर सच क्या था मुझे नहीं मालूम। अगर मेरे पास वो किताब होती तो मैं खुद उसका इस्तेमाल कर लेता। मुझे वो किताब चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम्हारे पास 2 महीने हैं। अगर वो किताब मुझे नहीं मिली तो मैं तुम पर फिर से चोरी का इल्जाम लगवा दूंगी। इस बार जेल से जिंदा वापस नहीं आओगे। रहीम का गला सूख जाता है, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। बेगम साहिबा, मैं कोशिश करूंगा। 2 महीने ठीक है, मैं खोज करके लाता हूं। अच्छा है, याद रखना। रहीम घर लौटता है, पूरा थका हुआ, उसके कपड़े फटे हुए, चेहरे पर दर्द और बेचैनी। माँ दूर से दौड़कर आती है, आंसुओं भरी आवाज में, अरे मेरा बेटा, कितनी मार लगाई उन कमीनों ने, ये क्या हाल बना दिया है तेरा। रहीम माँ के गले लगकर रो पड़ता है। अम्मी, उन्होंने मुझे लॉकअप में डाल दिया था। बेगम साइमा ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, चोरी का। फिर जेल से निकलने के लिए मुझे उनके साथ हवेली जाना पड़ा। अम्मी, उन्होंने मुझसे एक किताब मांगी है, बाबा की किताब, जिसमें हमजाद को काबू करने का नुस्खा लिखा है। हमजाद? वो तो लोग कहते थे तेरे अब्बू के पास एक था, पर मैं तो कभी नहीं मानी। कोई किताब मैंने कभी नहीं देखी बेटा। तो फिर अम्मी, वो किताब होगी कहाँ? शायद हमारी पुरानी हवेली में, या तेरे भाइयों के पास। मैं सबसे पूछती हूँ, तू खाना खा ले, दवाई ले ले, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। माँ पहली बार बड़े बेटे के घर जाती है। बेटा, तेरे अब्बू की कोई पुरानी किताब थी क्या जिसमें हमजाद के बारे में लिखा था? बड़ा बेटा हंसकर, अम्मी आप भी क्या बातें करती है, अब रहीम भी हमजाद को काबू करेगा क्या? ऐसी कोई किताब नहीं थी। माँ चुप रहती है, आंखों में उदासी। फिर दूसरे बेटे के घर जाती है, वहां भी वही जवाब मिलता है, अम्मी वो हवेली तो हमने बेच दी थी, उसमें कुछ भी नहीं बचा। किताब अगर होती भी तो अब तक मिट्टी हो गई होगी। माँ लौटकर घर आती है। रहीम बिस्तर पर पड़ा है, दर्द में, आंखों में उम्मीद। अम्मी, क्या आपको वो किताब मिली? नहीं बेटा,
किसी के पास नहीं है। तेरे भाई कह रहे थे हवेली तो कब की बिक चुकी है और उसमें जो था सब टूट गया, मिट गया। रहीम चुप रहता है। हवा तेज चलती है, जैसे अंधेरा कुछ कह रहा हो। अम्मी, क्या कोई ऐसा आदमी है जो बाबा को जानता था? शायद उससे पता हो। मां सोच में पड़ जाती है, फिर बोलती है, हाँ, तेरे बाबा के एक पुराने दोस्त थे, अशरफ मियां। वो अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन शायद उन्हें कुछ पता हो। चलो उनके पास चलते हैं। अशरफ मियां का घर पुराने जमाने का है। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी हैं। रहीम और उसकी मां अंदर जाते हैं। अरे रहीम बेटा, शेख सुल्तान का बेटा, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। अशरफ भाई, एक बात पूछनी थी, क्या आपको उस किताब के बारे में कुछ पता है जिसमें शेख सुल्तान ने हमजाद को काबू किया था? अशरफ मियां थोड़ा सोचकर गहरी सांस लेते हैं। नहीं बहन, मैंने उनके पास कभी कोई किताब नहीं देखी, ना ही वो मेरे पास है। पर एक आदमी है, वो तुम्हें वो किताब दे सकता है, लेकिन उससे मनमाना आसान नहीं होगा। उससे खुशामद करनी पड़ेगी बहुत। मैं तैयार हूं अशरफ चाचा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वो किताब मेरी जिंदगी बचाएगी। अशरफ मियां गहरी आवाज में बोलते हैं। वो आदमी लखनऊ में रहता है। नाम मत पूछना अभी, बस इतना समझ लो, उसके पास वो राज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। शायद वो किताब मुझे मिल जाए जिसमें हमजाद को काबू करने का नुस्खा लिखा है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें वो पता देता हूं। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी पर्ची निकाली और रहीम को हाथ में थमा दी। पर्ची पर लिखा था, हवेली नूर मंजिल, चौक, लखनऊ, नवाब आजम खान। अशरफ मियां ने आंखों में गंभीरता लिए कहा, यहीं जाओगे तो तुम्हें असली रास्ता मिल सकता है, पर सुन ले, ये कोई आम काम नहीं। ये किताब ऐसी है कि जिसे भी उसने छुआ उसकी जिंदगी बदल गई, कई बार बुरी तरह। सोच समझ कर जाना। रहीम ने पर्ची अपने हाथों से पकड़ ली। उसने मां को देखा। मां ने बस उसे दुआएं दी। अगले दिन सुबह वो निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप थी और उसकी थकावट उसके कदमों में झलकती थी। फिर भी मन में उम्मीद जली हुई थी। एक किताब, एक मौका, और एक मौका जो शायद उसकी जिंदगी को बदल दे। शहर के गलियों में घुसते ही हवाओं का रंग बदल गया। पुराने मकानों की दीवारें, पक्की गली और आखिरकार एक जगह जहां हवा का चलना भी धीमा था। वहां सामने खड़ी थी हवेली नूर मंजिल, बड़ी शानदार दिखने वाली, पर जैसे समय ने उसे भूला सा दिया हो। रहीम दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और जोर से बोला, कोई यहां है? मैं रहीम हूं, मुझे नवाब आजम खान से मिलना है, अशरफ मियां ने भेजा है। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अंदर से धीमी सी आवाज आई, एक बूढ़े आदमी की। कौन है? रहीम ने फिर दोहराया, मुझे नवाब आजम खान से मिलना है। कुछ पल बाद दरवाजा खुला, पर जो बाहर आया वो नौकर नहीं था, वो खुद नवाब आजम खान थे। सफेद दाढ़ी, बदलते हुए चेहरे की झुर्रियां, हाथ में एक लालटेन। उनके कदम शांत थे और उनकी आंखों में ऐसा अनुभव था जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। नवाब ने बिना किसी दिखावे के कहा, आओ अंदर आओ। रहीम ने कदम अंदर रखा और उसके मन में एक अजीब सी धड़कन उठी। हवेली के अंदर वो सब कुछ उतना खास नहीं था जितना बाहर नजर आता था। दीवारों पर सालों का रंग उखड़ा हुआ था, लकड़ी के दरवाजे चूर चूर पड़े थे, छत के किनारों से कुछ प्लास्टर टूटकर गिर चुका था। फिर भी हर चीज में कुछ पुरानी शान की झलक बची थी, जैसे हवेली के भीतर एक समय में कुर्सियां, बातें और मेहमान थे, पर अब चीख सी खामोशी थी। नवाब ने अपना लालटेन ऊपर उठाया और रहीम की ओर देखकर पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, साफ साफ बताओ। नवाब साहब, मुझे वो किताब चाहिए जिससे हमजाद को काबू में किया जा सकता है। तुम शेख सुल्तान के बेटे हो, तुम्हारे बाप ने तो हमजाद को काबू किया था, तुम्हारे पास तो इज्जत और दौलत होनी चाहिए थी, फिर तुम्हें इस किताब की क्या जरूरत? जी नवाब साहब, मैं शेख सुल्तान का बेटा हूं, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं है। दुनिया बहुत जालिम है। मेरे सौतेले भाई और मां ने मिलकर मेरी सारी जायदाद अपने नाम कर ली। जो मुझको मिलना चाहिए था सब छीन लिया गया। हमें सिर्फ थोड़ा बहुत रकम दी गई थी और वो भी अब खत्म हो चुकी है। बुरा हुआ, पर फिर भी
अमीर बाप था तुम्हारा, नाम तो काम आया ही होगा। नवाब साहब, नाम तो था, पर जब दौलत चली गई तो इज्जत भी गई। जहां मैं काम करता हूं वहां साइमा बेगम रहती हैं। उस औरत पर हमजाद को काबू में करने का जुनून सवार हो गया है। उसका जुनून सिर्फ इसलिए खौफनाक है क्योंकि वो हर उस इंसान को तबाह कर देती है जो उसके रास्ते में आता है। साइमा बेगम ने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवाया, मुझे जेल तक भेज दिया। मैंने अपनी इज्जत के लिए लड़ाई की, पर सब कुछ उसने ही पलट दिया। नवाब साहब, जब तक मैं उस किताब से उसकी चाल को नहीं रोकता, वो मुझे किसी भी बहाने से फिर से जेल भेज देगी। वो मुझे फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तुमने इतना खुल के बता दिया सब कुछ। तुम सच बोल रहे हो या कोई तुम्हारी चाल है? नवाब साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं इस किताब को अपनी भलाई के लिए चाहता हूँ, किसी के नुकसान के लिए नहीं। मैं अपनी माँ और अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ। अगर मुझे ये किताब नहीं मिली तो साइमा बेगम मुझे बार बार किसी न किसी बहाने से जेल पहुंचा देगी। सुन लो रहीम, ये किताब हर किसी के बस की नहीं है। जिसे जिसे मैंने ये किताब दी है, या तो वो मर गया या पागल हो गया। हमजाद को काबू करना कोई मामूली काम नहीं। तुम्हारा बाप जो कर गया उसकी कीमत भरी थी। वो औरत पागल हो गई है रहीम, उसे अपनी जिंदगी से प्यार भी नहीं रहा। मैं जल्दी से किसी को ये किताब नहीं देता नवाब साहब, पर मैं बस एक मौका चाहता हूँ। साइमा बेगम मुझ पर निराले इल्जाम लगाती रहती हैं। अगर मैं उन्हें ये किताब दे दूं तो शायद मेरी जिंदगी सुधर सकती है। नवाब साहब, वो बहुत पहुंची हुई औरत है, और कहाँ मैं ठहरा गरीब, पुलिस भी उन्हीं की बात मानेगी। कोई भी हमजाद को काबू करने के नुस्खे में कामयाब नहीं हो पाया। ये आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। तुम्हारा बाप शेख सुल्तान ही पहला और अकेला था जिसने इसमें कामयाबी पाई। उसने बहुत कुछ खोया। नवाब साहब, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं इस किताब को गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपनी इज्जत और माँ की जिंदगी बचाना चाहता हूँ। रहीम, उस औरत को समझाओ। अगर समझ ना आए तो शायद उसे अपनी जान प्यारी नहीं। मैं तुमसे बहुत बार कह चुका हूँ, ये किताब हल्के में लेने की चीज नहीं, पर तुम इतना दुख झेल रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें किताब दे देता हूँ, एक शर्त पर। तुम जब भी इसे किसी को दोगे और अगर वो अपने अमल में कामयाब हो जाएगा तो उसके बाद तुम मुझे ये किताब वापस दे देना, समझे? जी नवाब साहब, मैं वादा करता हूँ, मैं उस किताब को आपको वापस ला दूंगा। याद रखना, जिसे जिसे मैंने किताब दी अंजाम बुरे निकले। अब रात बहुत हो गई है, लखनऊ तुम्हारे गांव से बहुत दूर है। आज रात तुम नहीं जाओगे, सुबह निकलना। पर नवाब साहब, मैं अगर रात ही चला जाऊं तो ज्यादा ठीक होगा। नहीं, अब रात में मत जाओ, तुम सुबह निकलना। जी नवाब साहब, आपकी बात मंजूर, मैं सुबह ही निकलूंगा। चलो आओ, कमरे में चलते हैं। नवाब साहब ने नौकर को बोला खाना लगाए। नौकर रसोई से आता है, थाली रखता है। रहीम थक कर कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे खाना खाता है। दिमाग में बस यही बातें चल रही हैं, किताब, साइमा बेगम और माँ की हालत। रात भर रहीम सोने की कोशिश करता है, पर दिल बेचैन है। वो किताब के बारे में सोचता है, उसे लेकर उसे क्या करना है, कैसे साइमा बेगम को समझाना है, क्या होगा अगर बात बिगड़ गई। जी नवाब साहब, आपका शुक्रिया, मैं अभी चलता हूँ। रहीम हवेली से बाहर निकलता है। दरवाजे पर खड़ा होकर एक बार पीछे देखता है। नवाब की खिड़की से उनकी परछाई झलकती है। फिर वो अपने हाथ में किताब सहलाकर चल पड़ता है साइमा बेगम की हवेली की तरफ। मैं वह किताब लेकर सीधा साइमा बेगम की हवेली में पहुंचता हूं। दरवाज़ा खोलते ही अंदर जाकर मैं उसके हाथों में वह किताब रख देता हूं। साइमा बेगम उस किताब को देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो खुशी से मुस्कुराने लगती है और मुझे गले लगाकर शाबाशी देती है। वहाँ रहीम, तुमने तो कमाल कर दिया। ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी। उसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ मेरे लिए वजन रखता था। एक किताब जो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। साइमा बेगम किताब को अपनी गोद में कसकर पकड़ लेती है और मुझसे प्यार से पूछती है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सीधा कहा, मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी तनख्वाह दे दीजिए। वो खुशी से हंस पड़ी। रहीम, तुम बहुत वफादार हो। अब से तुम मेरी हवेली में ही काम करोगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। उस दिन से साइमा बेगम का रवैया मुझसे बिल्कुल बदल गया। जो कठोरता पहले थी वो अब नहीं थी। वो मेरी तारीफ करती, मुझे अच्छी तनख्वाह देती और हर छोटी मोटी ज़रूरत का ख्याल रखती। मैंने सोचा नौकरी छोड़कर कहीं और भटकना बेकार है, यहीं रहना बेहतर है। माँ का इलाज हो सकेगा और कमाई से घर संभाल पाऊंगा। साइमा बेगम ने मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा देना शुरू कर दिया। मैं वहाँ पैसा लेकर माँ के लिए दवाई और खाना लाता। माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। दिन बीतते गए।
हवेली में एक अजीब सी सुकून भरी रुत आ गई। मैं सुबह उठकर काम पर जाता, दिन भर मेहनत करता और रात को माँ के लिए खाना लेकर आता। माँ के चेहरे पर हल्की सी राहत नजर आने लगी। फिर भी दिल के कोने में एक खामोश सवाल रह गया। वह किताब जो अब साइमा बेगम के पास थी, कभी कभी मुझे बेचैन कर जाती। कभी रात में जब मैं छत पर खड़ा होता, मैं सोचता, क्या सच में ये रास्ता सही है? क्या साइमा बेगम की नरम बातें सच्ची थीं? पर जब माँ की तबीयत ठीक नजर आती तो मैं अपने शक को दबा देता। जब से वह किताब साइमा बेगम के पास आई थी, वह कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं आती थी। दिन भर वो अपने कमरे में बैठी रहती, खिड़कियों के पर्दे खींचे रखती और कभी कभी देर देर तक रोशनी जलाकर कुछ पढ़ती रहती। एक रात ऐसा हुआ कि घर में कोई भी नहीं था। नौकरानी अपने बच्चों के पास चली गई थी। मुझे उसी दिन कहा गया था कि तुम्हें वहीं रुकना होगा। रात को हवेली में किसी की मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि साइमा बेगम अकेली रहेगी और उन्हें कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। मैं डरता नहीं था, पर दिल में खटक जरूर थी। मैं बरामदे में रखी चारपाई पर लेट गया। अंधेरा फैल गया। हवेली के बड़े दरवाजे बंद हो गए और हर चीज पर जैसे सन्नाटा छा गया। अंदर से मुझे पहले तो बस हल्की आवाजें सुनाई देती रहीं, किताब के पन्नों का पलटना, कभी सॉफ्ट सिसकियां। मैंने सोचा यही कोई रिवाज या उस किताब का हिस्सा है। लेकिन कुछ घंटे बाद अचानक कमरे के अंदर से जोर जोर की चीखें उठने लगी। असली चीखें, ऐसी कि दिल घबरा जाएं, मानो कोई जोर से पीटा जा रहा हो या किसी का गला घुट रहा हो। साइमा बेगम की आवाज थी। वह बार बार चिल्ला रही थी, रहीम बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, रहीम बचाओ। मैं दौड़ा, पर दरवाजे पर बड़ी मजबूत कुंडी लगी हुई थी। मैंने जोर जोर से दरवाजे को धक्का देना शुरू किया, खोलो, पर दरवाजा नहीं खुला। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ पलों के बाद मैंने दरवाजा खटखटाया फिर से, पर आवाजें सिर्फ और तेज होती रहीं। मेरा दिमाग कह रहा था कि शायद ये सब किताब की किसी रस्म का हिस्सा है, पर एक आदमी के दिल में जो सच्चाई होती है वो कहती है कि खतरा है, और मैंने खतरा महसूस किया। अंत में मैंने पास में रखा लोहे का सरिया लिया और पूरी ताकत से कुंडी पर मारना शुरू कर दिया। कुंडी टूट पड़ी। दरवाजा खुला तो जो नजारा सामने आया वह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। साइमा बेगम जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसका चेहरा और रंग कुछ बदला सा था। आंखें खुली पर सांसें नहीं चल रही थी। कमरे के चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त था। पन्ने खुले थे, किताब वहीं उसके पास रखी थी, पर कमरे में कोई और इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वहां खड़ा रहा, पैर जमे हुए, जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। साइमा बेगम की जान चली गई थी। कैसे गई, किसने किया, ये सब समझ में नहीं आया। कमरे में से एक छोटा सा रोशनदान खुला हुआ था, पर वहां से किसी के आने जाने का रास्ता बनता नहीं दिखता था। मेरे सभी ख्याल उमड़ने लगे। अगर मैं यहीं रुक गया तो सबको शक होगा कि मैंने साइमा बेगम का कत्ल किया है। वही पहले भी हो चुका था। लोगों ने मेरी पहचान पर शक जताया था, इसलिए मैं वहां रुक नहीं सका। मैं बिना देर किए वहां से निकल आया। बाहर आते ही मैं भागा और अपने घर की तरफ चल पड़ा, अंधेरी गलियों से, सोचकर कि सुबह सब कुछ समझाऊंगा। घर पहुंचने पर घबराई हुई मेरी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों आए? मैंने झूठ बोला कि सब ठीक है, थोड़ी सी परेशानी थी। यही कहा कि मैं थका हुआ था, ना ही ज्यादा बताना चाहा कि क्या हुआ था। मैं कमरे में गया और बैठ गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में वही चीखें, वही खून सा सन्नाटा और टूटे दरवाजे की तस्वीर बार बार घूम रही थी। सुबह होते ही साइमा बेगम की नौकरानी और पुलिस मेरे घर के बाहर खड़ी थी। इंस्पेक्टर मुझे ऐसी नजर से देखता हुआ बोला, चलो थाने चलो, तूने साइमा बेगम को मार दिया। पहले उनके जेवर चोरी कर लिए और अब जान से ही मार डाला। उसकी आवाज में जो गुस्सा और घृणा थी वो मेरे सीने को चीरती चली गई। मैं बार बार बोलता रहा कि मैंने साइमा बेगम को नहीं मारा। पुलिस वालों ने मुझे जबरदस्ती उठाया। थाने में वो इंस्पेक्टर मेरा चेहरा ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई बड़ा और खतरनाक अपराधी हूं। उन्होंने मुझ पर तमाम इल्जाम लगाए, पहले चोरी का और फिर मार डालने का, और जितना मैं समझाने की कोशिश करता उतना ही उनकी दया कम होती गई। मेरी पीठ पर कितनी बार छड़ी पड़ी, मेरा शरीर थरथर कांपने लगा। सिर पर चोटें आईं और हर बार जब वे मारते तो मेरा शरीर कुचला दाता महसूस होता। कई घंटों की पूछताछ हुई, मेरी बातों को काटते चले गए। आंखों में शक बसा हुआ था। मैंने जितना सच कहा उतना ही बेवजह मुझे पीटा गया। फिर जो जांच हुई उसने भी कुछ ठोस नहीं पाया। कोई खून का निशान नहीं, कोई हथियार नहीं,
और ना ही उस कमरे में से जाकर आते किसी का पता। फिर भी मैंने खाने में वही रातें बिताई। हर एक घंटे में मेरा शरीर और मन दोनों टूटते गए। जब बहुत सारी पड़तालों के बाद भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो मुझे छोड़ दिया गया। पर यह छोड़ना मेरा जीवन फिर से पहले जैसा नहीं होने दे रहा था। वापस घर लौटते समय मैंने देखा मेरी माँ और भी बीमार दिख रही थी। पक्की कमजोरी उसकी आंखों में छा रही थी। मैं उसके पास बैठा और आंसुओं में डूबकर कहने लगा कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं जो भी करूंगा तेरी हर जरूरत पूरी कर दूंगा, पर किससे करूं? मेरे हाथ सूने थे, जेब खाली थी और दिल में शर्म। मैं सोचता रहा कि मैं किस कदर बुरा बेटा रहा कि मां की दवा तक ना ला सका। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर रोता रहा। रहीम की जिंदगी एकदम से पलट गई थी। मां की मौत की खबर सुनते ही उसका दिल थरथराने लगा। जेल में गुजारे हुए वो 2 महीने उसके लिए बहुत कठिन रहे। हर रात उसके दिलो दिमाग में सिर्फ मां की तस्वीर रहती, मां जो हर दुख सुख में उसके साथ थी। पर अब साइमा बेगम के इल्जाम की वजह से सब कुछ बदल गया था। सब कुछ इतना तेज हुआ कि रहीम को समझ ही ना आया। उसने सोचा, अगर मैं जेल में नहीं गया होता शायद मां जिंदा रह जाती। ये ख्याल उसका दिल तोड़ रहा था। मां की दहलीज पर खड़े होकर रहीम ने अपने आप से वादा किया कि वो मां की इज्जत और नाम बचाएगा। पर पहले मां की कफन कथी और आखिरी रस्में थीं और उसके पास एक भी पैसा नहीं था। रहीम के दोस्त असलम को उसका हल पता था। असलम ने बिना सोच विचार किए सब कुछ संभाला। उसने रहीम को गले लगाया और कहा, भाई तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। असलम ने अपने पास जो कुछ पैसे थे वो निकाल दिए। उसने कफन का खर्चा उठाया, इमाम और कब्रिस्तान की तैयारी करवाई। बात यह हुई कि जो कुछ हो रहा था वो देख ही नहीं पा रहा था। रहीम रो रोकर बेहोश हो गया था। जब होश आया तो सिर्फ मां की तस्वीर ही उसके सामने थी। मां अब वहां नहीं थी। उस रात रहीम ने असलम के घर पर ही रुकने का फैसला किया। असलम ने कहा, जब तक तेरी नौकरी नहीं लग जाती तू मेरे घर पर ही रहेगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अगर तुझे यहां आने में कुछ हिचकिचाहट हो तो मैं तेरा खाना तेरे घर ले जाकर भी दे दूंगा, पर तू यहीं आकर खा लिया कर। रहीम को शर्म महसूस हुई कि एक आदमी जो पहले से ही इतना कुछ देता आ रहा है अब उसके लिए खाना भी लाया करेगा। पर उसने मान लिया क्योंकि उस समय उसे और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। असलम रोज सुबह नाश्ते से पहले उठकर रहीम के लिए रोटी, सब्जी और चाय तैयार करता और उसके घर ले जाकर उसको खिलाता भी था। असलम की इस परवाह ने रहीम के दिल में एक नई उम्मीद जगाई, लेकिन शर्म उसके अंदर गहरी थी। रोज काम ढूंढना आसान नहीं था। साइमा बेगम का इल्जाम उसके साथ चिपका हुआ था। कुछ लोगों ने उसकी बात सुनकर उसको सही काम देने से इनकार भी किया। असलम ने रहीम की शर्म दूर करने के लिए छोटी छोटी मदद की। जब कभी रहीम को लगता कि उसकी इज्जत घट गई, असलम उसको समझाता और मनाता। असलम खुद कभी कोई शिकायत नहीं करता। उसने रहीम के लिए खाना भी घर तक ले जाने से इनकार नहीं किया। लेकिन अक्सर रहीम ही असलम के घर पर आकर बैठता और दोनों साथ खाना खाते। असलम की मेहमान नवाजी और दोस्ती ने रहीम के दिल को बहुत तसल्ली दी। असलम ने हमेशा उसका हौसला बढ़ाया और उसके लिए रोज नई उम्मीदें ढूंढता रहा। साइमा बेगम का नाम कभी कभी बातों में आता तो रहीम का दिल फिर से भराता, पर अब गुस्सा कम था, मजबूरी ज्यादा थी। रहीम ने सीख लिया कि जिंदगी में आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। जब कभी रहीम अपने कमरे में तन्हा होता, उसकी आंखें भर आती। मां की याद उसके साथ हमेशा रहती। रहीम एक अंधेरी रात में अपने कमरे में अकेला पड़ा था। कमरा खामोश था। रहीम मां की यादों में डूबा हुआ था। उसकी आंखें भरी हुई थीं और दिल इतना भारी था कि उसे लगता था सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अचानक बाहर दरवाजे की कुंडी बजने की पतली सी आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। ऐसे वक्त पे किसी के आने का ख्याल अजीब सा लगता था। दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक नकाब था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। उसकी आंखें अंधेरी रात में चमक रही थीं, पर उसमें घबराहट और नमी
दोनों थी। रहीम ने पूछा, आप कौन हैं? रात के इस वक्त यहां आने का क्या मतलब? लड़की ने धीरे से कहा, मैं आपके पास में ही रहती हूं 2-3 घर छोड़कर। मुझे आपकी मदद चाहिए, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मैं अकेली हूं। उसकी आवाज में दर्द भरा था। रहीम ने उसकी बात सुनी, फिर उसके चेहरे पर जो सच्चाई और मजबूरी दिखी तो दिल नरम हो गया। उसने कहा, ठीक है, आइए अंदर, रात का वक्त है, बताइए क्या परेशानी है। उस लड़की ने रहीम को अपने घर ले जाने के लिए कहा। रहीम बिना कुछ सोचे ही उसके पीछे चल दिया। गलियां ठंडी थीं। जब वो उसके घर में कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खुला तो कमरे में एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। सांस तेज तेज चल रही थी और चेहरा बहुत कमजोर दिख रहा था। वो आदमी उस लड़की का पति था। उसकी उम्र उस लड़की से काफी ज्यादा थी और शरीर पर असर दिख रहा था कि वो बहुत बीमार है। वो रोती हुई आंखों से रहीम से बोली, वो मेरा शौहर है, बहुत दिन से बीमार है, मैं उसको अस्पताल ले जाना चाहती हूं, मुझे किसी की मदद चाहिए थी इन्हें अस्पताल ले जाने के लिए। आज रात अचानक हालत और बिगड़ गई। रहीम ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं मदद करता हूं। उसने आदमी को धीरे से उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया आदमी की सांस करीब करीब रुक सी गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। रहीम का दिल धड़क उठा। वो झुककर उसकी धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी महसूस नहीं। रेशमा चिल्ला उठी, हाय, अब मैं क्या करूंगी? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उसकी बोली अधूरी रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे। रहीम भी हैरान और उदास था। उसके हाथ अभी भी उस आदमी के कंधे पर थे। कुछ पल तक सब चुप रहे। बाहर पता चलते ही लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उस लड़की की चीखों को सुनकर पड़ोसी जल्दी से इधर उधर से आने लगे। रहीम की आंखें भरी थीं। उसको अपने मां की याद और ज्यादा ताजी महसूस हुई। वो समझा कि जिंदगी कितनी नाजुक है। कभी कभी एक पल में ही सब कुछ खो देने का खौफ सा लगता है। रहीम की आंखों में कुछ ऐसे जज्बात आ गए जो शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल था। इतने में असलम भी आ गया और रहीम को उस लड़की के बारे में बताने लगा। इसका नाम रेशमा है। इसका शौहर काफी टाइम से बीमार है। बहुत इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। रहीम ने रेशमा को देखा। उसकी छोटी सी आवाज, उसकी थोड़ी कच्ची मुस्कुराहट और उसका नकाब, सब कुछ एक परछाई सी लग रही थी। जनाजे की तैयारी हुई। इमाम को बुलाया गया और सबने मिलकर उसकी आखिरी नमाज पढ़ी। रेशमा की आवाज हल्की सी थी जो अब टूट गई थी। जनाजे के बाद जब सब वापस चल दिए, रहीम और असलम भी रेशमा को तसल्ली देकर अपने घर चले गए। रेशमा का कोई नहीं था, बस उसकी खाला थी जो उसे अपने साथ ले जाने को कह रही थी, लेकिन रेशमा ने मना कर दिया था। वो अपनी इद्दत करने से पहले कहीं नहीं जाएगी। एक रात मैं लेटा हुआ था। आंखें बंद थीं, पर नींद कहाँ थी। माँ की याद, जिंदगी की ठोकरें और बेबसियां सब एक एक करके दिमाग में घूम रही थीं। कमरे में सन्नाटा था। बस बाहर से कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी। तभी अचानक धक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं चौंक कर उठ बैठा। दिल जोर से धड़कने लगा। आधी रात को कौन आ सकता है? धीरे धीरे मैं दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? बाहर से एक धीमी मगर पहचानी हुई आवाज आई, रहीम, मैं हूं, रेशमा। रेशमा? मैं पल भर को जम गया। सोचने लगा, इस वक्त वो यहां क्या कर रही है? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। मैंने दरवाजा खोला। वो सामने खड़ी थी। चेहरे पर नकाब था, पर आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। मैंने हैरानी से कहा, तुम इस वक्त यहां? क्या हुआ? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। वो धीरे से बोली, कोई नहीं देखेगा रहीम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो अंदर आ गई और दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं एकदम सन्न रह गया। ये क्या कर रही हो तुम? आधी रात को मेरे घर आना और अब दरवाजा बंद करना? बात क्या है रेशमा? वो पल भर के लिए चुप रही। उसकी सांसें तेज चल रही थी। चेहरा हल्के पसीने से भीगा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोली, रहीम, मुझे तुमसे शादी करनी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैंने कहा, तुम्हें होश है कि तुम क्या कह रही हो?
उसने सर झुका लिया। हाँ, मुझे पूरी समझ है। मेरी खाला ने मेरी इद्दत पूरी होते ही मेरी शादी का फैसला कर लिया है अपने ही एक रिश्तेदार से। पर वो आदमी बहुत ही बुरा इंसान है रहीम। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता है। मैं जानती हूं अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी वहां। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरे पास? लेकिन रेशमा, मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? मैं तो खुद टूटा हुआ इंसान हूं। मेरे पास ना पैसा है ना ठिकाना। तुम मुझे नहीं जानती। वो आगे बढ़ी और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं रहीम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूं। तुम वो नहीं हो जो लोग समझते हैं। तुम्हारे बारे में जो बातें मोहल्ले में होती हैं वो सब झूठ हैं। मैं जानती हूं तुम बहुत शरीफ, नेक दिल और खुददार आदमी हो। मैंने सर झटका। रेशमा, ये तुम्हारा वहम है। मैं शरीफ नहीं हूं, बस हालात ने मुझे झुका दिया है। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। वो बोली, तुम्हारे पास सब कुछ है रहीम, एक साफ दिल, एक सच्चा इरादा, और मैं जानती हूं तुम कौन हो। मैं रुक गया। क्या मतलब? वो बोली, तुम शेख सुल्तान के बेटे हो। तुम्हारे 2 भाई हैं, बहुत अमीर हैं, मगर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे रिश्ता तोड़ लिया। तुमने किसी का हक नहीं छीना, किसी का दिल नहीं दुखाया। इसलिए मैंने ठान लिया कि अगर मुझे किसी से शादी करनी है तो वो तुम हो, कोई और नहीं। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मगर मैं अंदर से टूट चुका था। मैंने कांपती आवाज में कहा, रेशमा, तुम जो सोच रही हो वो गलत है। मैं वो रहीम नहीं हूं जो तुम्हारे लायक हो। तुम्हें शायद मेरे हालात का अंदाजा नहीं है। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। जो काम करता हूं बस उससे पेट भरता है। मेरा घर देखो, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। वो बोली, रहीम, खुशियां पैसों से नहीं मिलती। मैंने सब देखा है, दौलत वाले घर में औरत का क्या हाल होता है। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो सच्चा हो, जो झूठ न बोले, जो मेरे साथ हर हाल में खड़ा रहे, और वो इंसान तुम हो। मैंने नजरें झुका ली। रेशमा, तुम मेरी तारीफ में जो देख रही हो वो सिर्फ एक परछाई है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मेरे दिल में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी आई। फिर भी मैंने कहा, नहीं रेशमा, मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। तुम जिस राह पर जाना चाहती हो वहां मेरे साथ चलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, पर मेरे साथ नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी रहीम। मेरी खाला मुझे जबरदस्ती उस आदमी से निकाह करने पर मजबूर करेंगी। मैंने तुमसे कोई ख्वाहिश नहीं मांगी, बस एक आस लेकर आई हूं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि मैंने धीरे से पुकारा, रेशमा, रुक जाओ। वो पलटी। आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर अब भी वही हिम्मत थी जो उसे यहां तक लेकर आई थी। मैंने कहा, इतनी रात को आकर ये सब कहना, ये कोई छोटा कदम नहीं है। तुम्हें डर नहीं लगा? वो हल्की मुस्कुराई। डर तो बहुत लगा रहीम, पर डर उससे ज्यादा लगता है जो जिंदगी भर किसी और का बनकर जीना पड़े। मैं चुप रहा। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू रही थी। वो आगे बढ़ी, धीरे से बोली, रहीम, मेरी खाला ने कह दिया है, अगर मैंने कोई लड़का पसंद कर लिया तो वो मेरी शादी उसी से करेंगी। पर अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो वो मुझे जबरदस्ती काशिफ से निकाह करवा देंगी। मैंने भौएं से कोड़ी, काशिफ? वो बोली, हाँ, वही आदमी जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया है, जुए, शराब और बदमाशी में डूबा हुआ। और उसे मुझसे शादी करनी है, मेरे लिए नहीं, मेरे घर के लिए। वो घर जो मेरे माँ बाप ने मरने से पहले मेरे नाम कर दिया था, उसी घर की लालच में वो मुझे चाहता है। उसकी आंखें लाल हो गईं, गुस्से और दर्द से कांप रही थीं। वो मेरी इज्जत नहीं, मेरा हक चाहता है रहीम। उसे मेरी नहीं, उस जमीन की परवाह है जिस पर मेरे माँ बाप की यादें बसी हैं।
वो मुझे बेच देगा, मेरे सपनों को भी दांव पर लगा देगा। मैं बस सुनता रहा। उसके हर शब्द के साथ दिल में कुछ टूटता जा रहा था। वो बोली, रहीम, मैंने बहुत सोचा। मैं किसी से भी मदद मांग सकती थी, पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। तुम पर किया, क्योंकि मुझे पता है तुम वो नहीं जो किसी के हक को छीनो। मैंने धीरे से कहा, रेशमा, तुम मुझसे उम्मीद मत रखो। मैं तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, सुकून इंसान के साथ से मिलता है, उसके घर से नहीं। अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुसीबत से लड़ लूंगी। रहीम, तुम मेरे घर आकर बात कर लो, मेरी खाला से मिल लो। बस इतना कहना कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैंने उसे देखा। वो सचमुच उम्मीद से भरी हुई थी। उसकी आंखों में वो यकीन था जो मैंने खुद से बहुत पहले खो दिया था। वो बोली, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो कल शाम तक आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो समझ जाऊंगी कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। पर याद रखना रहीम, उस दिन सिर्फ मैं नहीं, मेरा भरोसा भी मर जाएगा। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने दिल से सांस खींच ली हो। आसमान में चांद आधा था जैसे मेरी किस्मत। हवा में उसकी खुशबू अब भी थी और कानों में उसकी आवाज। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा, क्या मैं उस दरवाजे तक जाऊं जहां से उम्मीद बुला रही है, या वहीं रह जाऊं जहां मेरी गरीबी ने मुझे बांध रखा है। वो रात बहुत लंबी थी। नींद और सुकून दोनों कहीं खो गए थे। मैं कुर्सी पर बैठा सोचता रहा, क्या मुझे रेशमा से शादी करनी चाहिए? क्या सच में वो मेरे लिए बनी है? लेकिन शादी, ये तो जिंदगी का बड़ा फैसला था। मैं सोचता गया, क्या पता रेशमा से शादी करने के बाद मेरी किस्मत ही बदल जाए। शायद वो ही मेरी तकदीर में लिखी हो। कितने ही ख्याल मन में घूमने लगे। मैं उठा, पानी पिया और दीवार की तरफ देखने लगा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। रात का सन्नाटा था, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। दिमाग में उलझने और दिल में तूफान। आखिर मैंने तय किया कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, अपने दोस्त असलम से। असलम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो सीधा साधा मगर बहुत समझदार इंसान था। अगले ही दिन मैंने उसे घर बुला लिया। जब असलम आया तो वो हमेशा की तरह हंसते हुए बोला, कहो रहीम, आज किस बात ने परेशान रखा है तुम्हें? मैंने हल्की मुस्कान दी, फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। रेशमा की बात, उसका प्रस्ताव और मेरे मन की उलझने। असलम कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने चाय का घूंट लेते हुए कहा, रहीम, मैं तुम्हें एक बात कहूं? कहो। ये बताओ, रेशमा जैसी लड़की जिंदगी में बार बार नहीं मिलती। उसने तुमसे साफ साफ बात कही है। कोई चालाकी नहीं, कोई दिखावा नहीं। और देखो, तुम भी अब अकेलेपन से थक चुके हो। मैं उसकी बात सुन रहा था, मगर अंदर कहीं झिझक बाकी थी। असलम आगे बोला, रहीम, कई बार खुशियां दरवाजे पर आकर दस्तक देती हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि खोलें या नहीं। रेशमा शायद तुम्हारी खुशकिस्मती बनकर आई है। तुम उससे शादी कर लो, कम से कम कोशिश तो करो, क्या पता जिंदगी बदल जाए। मैंने असलम की ओर देखा। उसकी बातों में सच्चाई थी। वो सही कह रहा था। शायद मैं बहुत देर से सोच रहा था। असलम मुस्कुराया और बोला, चलो अब ज्यादा सोचो मत, अभी चलो रेशमा के घर, उसकी खाला से बात करते हैं। साफ साफ कह दो कि तुम शादी करना चाहते हो, जो होगा सामने आ जाएगा। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है असलम, चलो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। हम दोनों साथ निकले, मैं और असलम। रास्ते में मैं बस यही सोचते रहे कि अगर रेशमा हाँ कह दे तो मैं उससे निकाह कर लूंगा। शाम का वक्त था, आसमान में हल्की धूप बची थी। हम दोनों रेशमा के घर पहुंचे। दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने रेशमा की खाला खड़ी थी, एक उम्रदराज औरत, चेहरे पर सख्ती भी और अपनापन भी। मैंने झुककर सलाम किया, अस्सलामुअलैकुम खाला। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, बोली, वालेकुम अस्सलाम। कौन?
मैंने जवाब दिया, मैं रहीम। रेशमा ने शायद मेरा जिक्र किया होगा। खाला ने सिर हिलाया। अच्छा अच्छा, अंदर आओ बेटा। रेशमा तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। मैं और असलम अंदर गए। कमरा सादा था पर साफ सुथरा और कोने में पानी का गिलास रखा था। खाला ने हमें बैठाया, बोली, कहो रहीम बेटा, क्या बात है? मैंने कुछ पल सांस ली, फिर बोला, खाला, मैं सीधी बात कहता हूं, मैं रेशमा से शादी करना चाहता हूं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। खाला ने मुझे गहराई से देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, रहीम बेटा, क्या रेशमा ने तुम्हें बताया नहीं? मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्या? वो बोली, मैं चाहती हूं कि रेशमा की शादी काशिफ से हो। काशिफ उसे शुरू से चाहता था, लेकिन तब रेशमा शादीशुदा हो चुकी थी, इसलिए वो चुप रहा। अब रेशमा का शौहर मर गया है, अब वो फिर से रेशमा के बारे में सोचने लगा है। मैं सुनता रहा, पर दिल के अंदर कुछ टूटने लगा था। खाला बोली, अगर उसे पता चला कि रेशमा ने किसी और से शादी कर ली है, तो वो चुप नहीं बैठेगा। वो गुस्से वाला आदमी है और तुम्हें भी चैन से नहीं जीने देगा। वो मेरी आंखों में देखती रहीं। अब बताओ रहीम, क्या तुम अपने इरादे पर कायम हो? क्या तुम रेशमा से शादी करने के लिए तैयार हो, ये जानते हुए कि काशिफ तुम्हें परेशान करेगा? मेरा दिल धड़क रहा था। असलम मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब बोलो, यही वक्त है। मैंने धीरे से सिर उठाया और ठहर कर कहा, खाला, मैं किसी से नहीं डरता। जो होना होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं रेशमा से शादी करूंगा। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मेरे अंदर जैसे कोई डर नहीं रहा था, बस एक भरोसा था, रेशमा पर और अपने फैसले पर। रेशमा की खाला से बात करने के बाद सब कुछ जैसे बदलने लगा था। अब मेरे दिल में कोई डर नहीं था। मैंने साफ साफ कह दिया था, मैं रेशमा से शादी करूंगा। उस दिन के बाद से मानो सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगा। असलम ने भी कहा, भाई अब देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके तारीख पक्की करा लो। रेशमा की खाला ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है रहीम बेटा, अगर तुम अपने इरादे पर पक्के हो तो मैं इनकार नहीं करूंगी। तुम्हारा निकाह अगले जुमे को होगा। अल्लाह सब कुछ अच्छे से करे। मेरे कानों में ये शब्द ऐसे लगे जैसे किसी ने मुझे नई जिंदगी दे दी हो। मैं अंदर तक हिल गया था, खुशी से, उम्मीद से। अगले जुमे की तारीख तय हो गई थी। घर लौटकर असलम ने तो जैसे पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया। रहीम, तू आराम कर, मैं शादी के सारे इंतजाम देख लूंगा। वो बोला, वलीमे की जिम्मेदारी मेरी। और अगले ही दिन काम में जुट गया और मैं बस मुस्कुराता रहा। दिन गुजरते गए। निकाह से एक दिन पहले मैं अपने घर पर अकेला बैठा था। मौसम ठंडा था, हवा में हल्की नमी थी। मैं सोच रहा था, कल का दिन कैसा होगा। जिंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। इतने में ठक 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 दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मैं उठा और बाहर गया। गेट खोला तो सामने एक लंबा चौड़ा चौड़े कंधों वाला आदमी खड़ा था। चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा भरा हुआ। मैंने पूछा, कौन है आप? वो बोला, मैं काशिफ हूं। तुम ही रहीम हो ना? मैंने सिर हिलाया। हां, मैं रहीम हूं। कुछ काम था? वो एक कदम आगे बढ़ा और गरज कर बोला, सुना है तू रेशमा से शादी कर रहा है? मैंने सीधा जवाब दिया, हां, मैं रेशमा से शादी करने वाला हूं। बस इतना सुनना था कि उसने बिना कुछ कहे सीधे मेरे मुंह पर जोर से घूंसा मारा। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक पल में सब धुंधला हो गया और मैं जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके बाद तो जैसे तूफान टूट पड़ा। काशिफ लगातार मुझ पर हमला करता रहा। हर एक वार में उसकी जलन, उसका गुस्सा झलक रहा था। मैं कोशिश करता रहा संभलने की, पर शरीर जवाब दे चुका था। सिर चकरा गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। बाहों पर पट्टियां,
मुंह पर हल्की सूजन, सिर में दर्द। सामने असलम बैठा था, आंखों में चिंता थी। कैसे लग रहा है भाई? उसने पूछा। मैंने बमुश्किल होंठ हिलाए। बेहतर हूं। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। रेशमा अंदर आई। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो रहीम। मैं उसे देखता रहा। रेशमा की खाला भी साथ आई और वो मुझसे बोली, मैंने तो पहले ही मना किया था तुम्हें रहीम बेटा, काशिफ ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसने जो किया वो देख लिया ना तुमने, अब भी वक्त है पीछे हट जाओ। मैंने गहरी सांस ली। शरीर अब भी दर्द कर रहा था, लेकिन दिल में अब डर नहीं था। मैंने सीधा बैठने की कोशिश की और कहा, खाला, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैं उसे मारने के लिए नहीं निकला था। वो आया और उसने अचानक मुझ पर हमला किया। मैं जानता भी नहीं था कि वो कौन है, लेकिन अब मैं उसे देख चुका हूं। मेरी आवाज में ठहराव था। मैंने कहा, अब वो मुझे हाथ नहीं लगा सकेगा और मैं अपने इरादे से पीछे नहीं हटूंगा। रेशमा से शादी अब मेरी चाह नहीं, मेरी जिद है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। असलम ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बस यही जज्बा चाहिए था भाई। उस रात असलम मुझे घर ले गया। मैं अब भी कमजोर था। चलना मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर दर्द उठता था, पर दिल में एक ही बात गूंज रही थी, कल मेरा निकाह है। सुबह हुई तो हवा में अजीब सी ताजगी थी और मैं मुस्कुराया। ऊपर वाले का करम था। मैं चलने फिरने लगा था। मैंने कहा, आज मेरा दिन है। असलम ने सब इंतजाम कर लिया था। मौलवी साहब को बुला लिया गया। गवाहों का बंदोबस्त, मिठाइयां, सजावट, सब कुछ तय था। शाम के वक्त में असलम के साथ रेशमा के घर पहुंचा। दिल तेजी से धड़क रहा था। रेशमा की खाला दरवाजे पर ही मिली। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में न जाने क्या था। वो बोली, अल्लाह सब कुछ अच्छा करे बेटा। घर के अंदर सब कुछ सादा लेकिन खूबसूरत था। मैंने चुपचाप आसमान की ओर देखा। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, खुदा अब सब ठीक कर देना। मौलवी साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछा, रहीम, क्या तुम रेशमा बिनते फरीदा से निकाह कबूल करते हो? मेरे होंठ कांप रहे थे, पर आवाज मजबूत थी, कबूल है। फिर ऐसे ही मेरा निकाह हो गया था। कमरा तालियों और दुआओं से गूंज उठा। रेशमा की आंखों में चमक थी। रेशमा की खाला ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहो बेटा, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। काशिफ का डर, उसका हमला, मैंने सोचा सब अब पीछे छूट चुका था। अब बस मैं था, रेशमा थी और हमारे बीच वो लफ्ज जो दुनिया की हर दीवार से मजबूत था, निकाह। मैं सोच रहा था कि काशिफ हमारी निकाह में कुछ परेशानी डालेगा, रोड़े अटकाएगा, कुछ तो करेगा ही, मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। वो मौन रहा। निकाह की रस्में हुईं, लोग आ बसे, दुआएं हुईं और फिर रेशमा अब मेरी बीवी बन चुकी थी। रेशमा को विदा करते वक्त उसकी खाला ने मुझे देखा और कहा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है रहीम, उसका ख्याल रखना। मैंने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन जब हमने विदाई ली, मुझे किसी जंग जीतने जैसा सुकून था और एक साथ जाम की तरह जिम्मेदारियां भी कंधों पर आ गई थीं। एक तो रेशमा की हिफाजत और दूसरी अपनी जद्दोजहद का सामना करना। पर अब मेरे साथ एक साथी थी और मेरे अंदर किसी तरह की हिम्मत फिर से लौट आई थी। घर लेकर आने के बाद मैं उसे अपने कमरे में लेकर गया। रेशमा घूंघट आधा ऊपर करके बैठी थी। उसे मैंने नजदीक से पहली बार इस तरह देखा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, होठों की नरम नरम हंसी, अब वो मेरी पत्नी थी और मैं ढेर सारी आशाओं से भरा हुआ था। मैं उसके पास बैठा और धीरे से बोला, रेशमा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। वो हैरान सी हुई, मेरी तरफ देखकर बोली, किस बात की माफी रहीम? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमको शादी की पहली रात में सब कुछ नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें हर खुशी मैं अभी नहीं दे सकता, पर मैं कोशिश करूंगा। नहीं रहीम, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुमकिन नहीं कि मैं उसे भुला दूं।
तुमने मुझसे शादी की, मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और ये सब मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन कभी कभार वो मुझसे दूर खड़ी हो जाती, किसी बहाने से अपना सर पकड़ लेती, किसी दर्द का जिक्र कर देती। मुझे ये सब अजीब लगता था, क्योंकि कभी कभी उसकी तारीफों से मेरा दिल भर आता और वो फिर भी मुझसे कुछ दूरी बना लेती थी। मैंने सोचा शायद वो थक जाती है, कभी बुखार आता होगा या मेहनत का असर होगा। दिन बीतते गए। एक शाम उसने मुझसे अचानक एक अजीब सा सवाल पूछा। हम दोनों चाय की प्याली में हाथ डालकर बैठे थे। माहौल गुनगुना था, लेकिन रेशमा की आवाज में एक छुपी हुई जिज्ञासा थी। रहीम, उसने कहा, तुम्हारे बाबा के पास ऐसी क्या चीज थी जो वे इतने मालदार बने? लोग तो कहते हैं कि उन्होंने किसी तरह की चीज पाई थी, कुछ अजीब, जिससे उनका कद बढ़ा। क्या तुम्हें उस चीज के बारे में कुछ पता है? मैं उसके सवाल पर थोड़ी देर चुप रहा। मेरे दिल में अजीब सा संकोच था। मैंने कहा, लोग कुछ भी कहते हैं, पर असलियत अलग हो सकती है। रेशमा ने आंखों में सच्चाई की चमक लिए पूछा, सच सच बताओ, क्या उनके पास वो कोई नुस्खा या किताब थी, कोई ऐसा तरीका जिससे कोई हमजाद काबू में की जाती हो? क्या तुम जानते हो, उसकी बातों में जो ताकत थी वो सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, कुछ और भी था, शायद एक तरह की जरूरत। मैंने रेशमा से कहा, लोग कहते हैं कि एक नाम हमजाद भी लिया जाता था, पर मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे पूरी तरह नहीं मालूम। जो बातें मेरे कानों में आईं वो किस्से थे। मेरे पिता अपने आप में रहे, कुछ रहस्य लिए चले गए। मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर सच्चाई भी मैंने अधूरी दी। मैंने कोशिश की बात बदलने की, पर रेशमा रुकी नहीं। वो बोली, क्या तुम वो नुस्खा जानते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें लिखा हो कि कैसे हमजाद को काबू में रखा जाता है? उसकी आंखें मेरी तरफ तनी हुई थीं। सीधे शब्दों में उसने पूछा, क्या मेरे पास वो किताब है? मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, नहीं, ऐसी कोई किताब मेरे पास नहीं है। उस रात में कुछ बेचैन रहा। रेशमा के चेहरे पर जो लालच मैंने देखा था, उसने मेरे भीतर कुछ पुरानी यादें उभार दी। मेरे पिता के बारे में कई अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि उनके पास कोई रहस्यमयी चीज थी, कोई किताब, कोई असर, कोई ताबीज। मैं बचपन में सुनता रहा, पर मैंने उन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने अपनी अलमारी में रखी वो किताब निकाली, जिसे मैंने पहले कहीं छिपा कर रखा था। मैं सोच ही रहा था कि उसे दिखाऊं या नहीं, तभी किसी तरह ख्याल आया, ऐसी चीजें जोखिम भरी होती हैं और बिना वजह किसी को देना ठीक नहीं। रेशमा की जिज्ञासा में सच्चाई हो सकती थी, पर मैं उसे अभी उस किताब तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था। वजहें कई थी। वो किताब मुश्किलों की वजह बन सकती थी, लोग उस पर नजरें गड़ाए बैठे थे, और सच तो ये था कि मैं उसे सुरक्षित रखना चाहता था। मैंने फैसला किया, मैं उस किताब को एक सुरक्षित जगह पर रख दूंगा, ऐसी जगह जहां कोई उसे ढूंढ न सके। और मैंने ये तय किया कि किसी भी हालत में रेशमा की सुरक्षा से समझौता नहीं करूंगा, और ना ही उस किताब से, जो मेरे परिवार की विरासत तो थी, पर परेशानी भी दे सकती थी। पर मेरी सोच साफ थी, ये खतरनाक चीज किसी की भी समझ से परे हो सकती थी। मैंने उस किताब को अच्छी तरह छिपाकर रखने का निर्णय लिया। मैंने सोचा, जब समय ठीक होगा और जब मुझे पूरा भरोसा होगा कि ये चीज किसी विनाश का कारण नहीं बनेगी, तब किसी के साथ इस पर चर्चा करूंगा। पर आज की रात नहीं। मैंने किताब को एक सुरक्षित स्थान पर रखा। अगले दिन मैं रेशमा की खाला के घर गया। सुबह की हल्की धूप थी और दिल में कुछ बेचैनी, मानो कोई आवाज बार बार कह रही हो कि सच को आंखों से देखो। खाला ने मुझे आते ही देखा और बिना देर किए वही सवाल उठा दिया जो पिछले दिनों से बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। रहीम, तुम्हारे बाप शेख सुल्तान के पास जो कुछ था वो वही हमजाद था क्या? कैसे उन्होंने उसे काबू में किया था? उसका सवाल रोज की बात बन गया था। पहले मैं इसे अफवाह समझकर टाल देता, पर अब खाला की आंखों में जो इरादा था वो सब कुछ बदल देता था। उसकी आवाज में कोई हल्की सी घबराहट थी और मैं समझ गया कि ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं, किसी बड़ी तलाश की शुरुआत थी। खाला की बातें सुनकर मन में शक की एक लकीर उठने लगी। क्या ये सब वही लोग तो नहीं जो मेरे पीछे छिपकर किसी मकसद को अंजाम देना चाहते हैं? क्या रेशमा और उसकी खाला सच में वही मासूम सूरत नहीं थी जो मैं देखता आया था? मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठने लगे। मैंने कोशिश की खुद को संभालने की, पर ख्यालों की भीड़ को रोकना मुश्किल था। एक दिन मैं घर से काम के लिए निकला।
देर शाम जब मैं घर लौटा तो गेट पर खड़ी एक चीख सी आ रही थी। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़क उठा। जैसे ही मैं गेट के पास रुका, मैंने देखा कि रेशमा अपनी खाला से कह रही थी, आवाज में थोड़ा सा घबराना और दृढ़ता दोनों, मैं कोशिश तो कर रही हूं खाला, पर वो हमें उस किताब के बारे में बताने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि उसके पास कोई किताब नहीं है। मैंने तो पूरे घर की तलाशी ली, कहीं कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं पता मेरी कुर्बानी बेकार तो नहीं जाएगी। खाला के शब्द और तरीके सुनकर मेरी शक्ल पर जैसे कोई पर्दा पड़ गया। क्यों वो दोनों मिलकर मुझे अपने साथी काशिफ के साथ धोखा दे रही थीं? उन दिनों मेरी समझ से परे कई बातें चल रही थीं। रेशमा का व्यवहार, खाला की कोशिशें, सब कुछ अचानक बदले हुए लग रहे थे। और सबसे अजीब बात यह कि मैं, शेख सुल्तान का बेटा, जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं करना जानता था, अब ऐसे लोगों की साजिशों का शिकार बन रहा था। खाला ने आगे कहा, आवाज में एक प्रकार का उकसाना, हमें रामजान बाबा ने बताया था कि वो हमजाद काबू करने वाली किताब रहीम के पास है, पर वो कह रहा है कि नहीं है। हमने घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। काशिफ बोल रहा था अगर किताब रहीम के पास नहीं है तो उसे मार डालें, पर मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा कि अगर किताब रहीम के पास ही हुई तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो बोलते बोलते बोली, मैंने रास्ते से अपने शौहर को जहर देकर हटा दिया। लोगों ने कहा दिल का दौरा पड़ा या कोई बीमारी ने उठा लिया, पर मैंने उसे जहर देकर मारा। अब और क्या करूं? मैं तो रोज रोज कुछ ना कुछ कर रही हूं ताकि हमें वो किताब मिल जाए। अगर नहीं मिली तो रेशमा तू रहीम से तलाक ले लेना, कोई ना कोई बहाना बनाना। उसकी ये शब्द मेरे कानों में खनक कर गूंजने लगे। मेरा दिल धड़ धड़ कर उठने लगा। मेरी समझ थम सी गई। क्या ये वही औरत है जो हमेशा प्यार से मुस्कुराती थी? क्या वही रेशमा जो मेरे लिए खाना देती और मेरी फिक्र में रो देती थी, अब इस तरह से मेरे पीछे छुपकर योजनाएं कर रही थी? ख्यालों की सरसराहट मेरे दिल में आग लगा रही थी। मैंने खुद को रोका, पर कुछ कहना मुश्किल था। मेरी नसों में खून जम गया सा था। मन के अंदर एक अजीब सी ठंड दौड़ी और गुस्सा भी उठाया। मैं सोच रहा था कि कैसे मैंने कभी किसी के लिए बुरा सोचा नहीं, कैसे मैंने दूसरों से बदला लेने की भूल भी नहीं की, और अब वे लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। मैंने अपने आप से कहा, ये फिर कैसे लोग हैं जो मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? मैंने अपने भाइयों को देखा, वे मुझे मेरी जायदाद से बेदखल कर चुके थे। मैंने जब भी उनसे बदला नहीं लिया, और मैंने तो इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। अब ये गलत था कि मैं चुप बैठ जाऊं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस रेशमा की सूरत के पीछे छुपा हुआ साजिशी चेहरा, जिसे मैं पहचान ही नहीं पाया था, उस पे हो रहा था। रात मेरा मन बेकाबू हो गया। मैं बार बार उन्हीं बातों को दोहराता। खाला ने कहा कि रमजान बाबा ने बताया था कि किताब शेख सुल्तान के सबसे छोटे बेटे के पास है, पर क्या पता वो किताब किसी और के पास हो। खाला जोर देकर कह रही थी कि बाबा कभी गलत नहीं बताते। दिन प्रतिदिन मेरे अंदर की नफरत बढ़ने लगी। पहले तो मैं रेशमा के प्रति प्यार महसूस करता था, वो मेरी पत्नी थी, पर अब जो मैंने देखा, खाला और रेशमा की वो झूठी मुस्कान, उनकी चुपके चुपके की चालें, मेरा दिल बदल गया था। मेरा मन अब उनके साथ रहना नहीं चाहता था। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा था। मैंने कभी बदला नहीं लिया, भले ही मेरे भाइयों ने मुझे बेदखल कर दिया हो। पर लोग कैसे इतने बदल जाते हैं? कैसे वही हाथ जो पहले मेरे सिर पर प्यार से होता था, अब मेरे खिलाफ साजिश कर सकता है? मैंने महसूस किया कि मुझमें अब रेशमा के लिए कोई मोहब्बत नहीं रही। उसकी हर मुस्कान अब मुझे छल और धोखे की याद दिलाती, हर उसकी बात अब साजिश की गूंज लगती। और सबसे दर्दनाक यह है कि मेरी पत्नी, मेरी हमसफर, मेरे खिलाफ एक चाल में शामिल थी। एक शाम में उनकी बातें छुपकर सुनता रहा। खाला और रेशमा की साजिशें, काशिफ का नाम बार बार लिया जाना और जायदाद की मंशा, ये सब मेरे कानों में गूंजन करने लगे। मुझे रेशमा से नफरत होने लगी थी। आगे की कहानी जारी रहेगी, देखिए अगले भाग। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।